नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। और हम भारत के इतिहास के अध्ययन की सीरीज लगातार चला रहे थे, लेकिन बीच में कुछ कोइंसिडेंट हो गया था। मैं थोड़ा बीच में बीमार पड़ गया था, इस वजह से मैं लगातार नहीं चला पाया। इसके लिए मैं स्वयं और आज़ाद ग्रुप की ओर से तहे दिल से आपसे क्षमा चाहता हूं। आज से हम फिर से कंटिन्यूसली कर रहे हैं इस सीरीज को, और साथ साथ में राजस्थान के भूगोल की सीरीज को भी कंटिन्यू करेंगे हम, और आपकी पढ़ाई बीच में बाधा ना बने, इसलिए हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। अब मेरे थोड़ा सा सिर के ऊपर से निकल चुका था, इस वजह से मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया पिछले 2-3 दिनों से, इसलिए मैं फिर से आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी, देखिए जो पहली बार इस वीडियो पे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि सीरीज के अंतर्गत हम भारत के इतिहास की समग्रता यानी संपूर्ण अध्ययन का जिक्र कर रहे हैं और एक एक कंटेंट्स देख रहे हैं लगातार। ठीक है, प्रारंभ हमने किया था सबसे पहले पाषाण काल से। पाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल, फिर मौर्य काल की एक एक बारीकी से चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है वह है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्यंस पीरियड, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में देखा था मौर्योत्तर काल के समय भारत के अंदर देसी राज्य कौन कौन से थे, देसी रियासतें कौन कौन सी थी, वो सारी चीजें हमने मौर्योत्तर काल के पार्ट 1 में देखी थी। आज हम पार्ट 2 में मौर्योत्तर काल के देशी राज्यों के बाद में विदेशी राज्यों का वर्णन करेंगे। ठीक है, और यहां से भी बहुत कुछ सवाल बन चुके हैं और बनते भी हैं। तो मौर्योत्तर काल के पार्ट 2 में देखिएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा मैप के जरिए समझा दूं आपको कि भारत के अंदर मौर्य साम्राज्य का पतन 184 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, और मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात में भारत की स्थिति कुछ इस तरह से हो गई थी, जिसे हम मौर्योत्तर काल कह सकते हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल में मैंने बताया था 3 देशी राज्य थे, और उन 3 देशी राज्यों में सबसे पहला शुंग वंश। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उनको देखिएगा, मैंने पूरा वर्णन दिया है इसमें। और उसके बाद में था कर्ण वंश, और उसके बाद में था सातवाहन वंश। शुंग और कर्ण जो है वह उत्तर भारत में थे, जिनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और दक्कन में थे सातवाहन, जिनकी राजधानी थी वह थी प्रतिष्ठान या पैठान, और उसके बाद में राजधानी बनाई थी उन्होंने अमरावती। अब हम चर्चा करना चाह रहे हैं 3 विदेशी राज्यों की। 3 विदेशी राज्यों में सबसे पहला है वह है कुषाण, दूसरा है शक, और तीसरा है यवन, या हम इंडो ग्रीक भी कह सकते हैं इनको। ये विदेशी राज्य थे जो मौर्योत्तर काल के पतन के पश्चात में भारत में आए। लगभग 184 ईसा पूर्व से इनको 225 ईस्वी के बीच में हम रख सकते हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल को देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा मौर्योत्तर काल में विदेशी राज्यों को समझाने के लिए, और वो ये चर्चा है कि इधर चीन में एक हानशू नाम का वंश था। हानशू वंश, हानशू वंश का एक राजा था जिसका नाम था शी। कहीं कहीं पे शी शब्द भी लिखा होगा, शी मोई वैंग। यहां मैं लिख लेता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। हानशू वंश का एक राजा था शी मोई वैंग।
इसी शी मोई वेंग ने चीन की महान दीवार बनाई थी, हुण आक्रमणों को रोकने के लिए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार। इसी शी का एक बेटा था जिसका नाम था तोखारी वेंग। तोखारी वेंग से दो शाखाएं, कबीलाई शाखाएं निकली। एक का नाम था तायूची और एक शाखा थी यूची। इस तोखारी वेंग को चीन का एक सेनापति था जिसका नाम था पान चाओ। उस पान चाओ ने इस तोखारी को चाइना से खदेड़ दिया, इसलिए तोखारी वेंग इंडिया की तरफ आया। और तोखारी वेंग के दो वेंग थे, दो पुत्र थे, एक तायूची वेंग और एक था यूची वेंग। इसी तायूची वेंग को हिंदुस्तान में कुषाण कहा गया और यूची वेंग को शक कहा गया। यानी शकों को चाइना में यूची कहा जाता था और कुषाणों को तायूची कहा जाता था। तो दो कबीले आए हिंदुस्तान में, एक यूची और एक तायूची। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ता, यू और ची अर्थात कुषाण। कुषाणों की प्रारंभिक राजधानी थी, वह थी पुरुषपुर। पुरुषपुर पेशावर को कहा जाता था और बाद में इन्होंने राजधानी बनाई थी मथुरा। और इनका साम्राज्य जो था वह मथुरा से लगाकर कश्मीर तक फैला हुआ था। यह कुषाण साम्राज्य था। कुषाणों में सबसे पहला सम्राट था कुजुल कैडफिसिस। कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कैडफिसेस जो है संस्थापक शासक था, याद रखना, संस्थापक शासक कुजुल कैडफिसेस। कुजुल का बेटा था विम कैडफिसेस। सवाल बन सकता है विम कैडफिसेस से संबंधित क्या बन सकता है? भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए थे कुजुल ने, विम कैडफिसेस ने, और वो भी व्यापार के लिए। व्यापार के लिए यानी लेन देन के लिए स्वर्ण सिक्के चलवाने का श्रेय सबसे पहले कुजुल कैडफिसेस के बेटे विम कैडफिसेस को जाता है। इसी वंशक्रम में तीसरा शासक था कनिष्क, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। विम का बेटा कनिष्क। ठीक है, पहला कुजुल, फिर विम और फिर कनिष्क। कनिष्क के बाद में वासिष्क, वासिष्क के बाद में होविष्क, होविष्क के बाद में नारायण, फिर सुशर्मा जैसे शासक बने थे। ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कनिष्क क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, भारत के अंदर जो है बौद्ध मूर्ति कला का जन्मदाता है वो कनिष्क माना जाता है। और कनिष्क के समय दो मूर्ति कलाएं विकसित हुई। कनिष्क के समय दो मूर्ति कलाएं विकसित हुई। बौद्ध मूर्ति कला, हम अलग से इसकी डिटेल देखेंगे कलाओं में। बौद्ध मूर्ति कला जिसमें सबसे पहली गांधार शैली की मूर्तियां और दूसरी थी मथुरा शैली की मूर्तियां। बौद्ध मूर्ति कला को विकसित करने का श्रेय है वो कनिष्क को जाता है। कनिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार आता है। इनके दरबार में कुछ दरबारी रहते थे कनिष्क के दरबार में, जैसे नागार्जुन, अश्वघोष,
वसुमित्र और एक सबसे महत्वपूर्ण नाम चरक। चरक की एक पुस्तक है चरक संहिता। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेदा शास्त्री थे, ठीक है। चरक की पुस्तक है चरक संहिता, ठीक है। अश्वघोष और वसुमित्र जो है वह चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बने थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था और उसके अध्यक्ष बने थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष बने थे अश्वघोष। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। वैसे बातें करने जाए तो कनिष्क की बहुत है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जाम चल रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए वापस। कनिष्क क्यों महत्वपूर्ण है, और भी बातें हैं चर्चा करने लायक। कनिष्क भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्राट कहलाता है, क्योंकि पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति ने भारत पर शासन कायम किया था और बहुत बड़ा शासन कायम किया था, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। इन्हीं कनिष्क ने रेशम मार्ग खोला था और भारत में रेशम मार्ग जो खोला था वह नाथुला दर्रे से खोला गया था। और आज भी नाथुला दर्रा भारत और चाइना के व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी नाथुला दर्रे को खोलने वाला पहला शासक था कनिष्क। पॉइंट काम आ सकता है। एक और 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत चलवाया था। शक संवत ऐसा नहीं है कि शकों ने चलवाया था, शक संवत चलवाया था कनिष्क ने, जो एक कुषाण शासक था। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम में जरूर मैटर करेंगे और बार बार मैटर करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन पॉइंट्स पर। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कनिष्क के बाद में जितने भी शासक हैं वो इतने भी महत्वपूर्ण नहीं है कंपटीशन के लिहाज से, इसलिए मैं उनको लेना नहीं चाहता। कनिष्क के बाद में वासिष्क, वासिष्क के बाद में हुविष्क और हुविष्क के बाद में नारायण शासक बने थे। यानी कहीं न कहीं कुषाणों ने बाद में हिंदू धर्म अपना लिया था। कुषाणों ने बाद में हिंदू धर्म अपना लिया था। ये पॉइंट आपके काम आ सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे विदेशी वंश की, और दूसरा विदेशी वंश है वो है शक। अभी अभी मैंने बताया था शक भी तोखारी वेंग, जो कि हानशू वंश से था। तोखारी वेंग का यूची कबीला था, यानी चाइना में इनको यूची कहा जाता था। और शकों की 5 शाखाएं भारत में आई थी और इन शाखाओं के शासक को महाक्षत्रप कहा जाता था। शकों के शासकों को महाक्षत्रप कहा जाता था। ये 5 शाखाएं कहां थी पूछी जा सकती हैं। एक शाखा थी मथुरा में, मथुरा शाखा। एक शाखा थी तक्षशिला में, तक्षशिला पाकिस्तान में, मथुरा यूपी में। एक शाखा थी उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश। और एक शाखा थी शकों की, वह थी नासिक में, नासिक महाराष्ट्र। और एक शाखा थी वह थी गिरनार में, गिरनार गुजरात में। नासिक शाखा में एक महत्वपूर्ण शासक था जिसको मैं गुप्त काल में आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। नासिक शाखा का एक महाक्षत्रप था जिसका नाम था नहपान। नहपान एक शासक था नासिक शाखा का, ठीक है। और गिरनार शाखा में चस्टन एक शासक था और चस्टन का पोता था रुद्रदामन।
ये वही रुद्रदामन है जिसने गिरनार शिलालेख का पुनर्निर्माण करवाया था। और इसी के समय सुविशाख ने, हम अलग से इसको देखेंगे सुदर्शन झील को, सुविशाख ने जो कि सौराष्ट्र का गवर्नर था, वह सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। शकों की ये 5 शाखाएं याद रखें और शकों के 2 महत्वपूर्ण शासक, एक नहपान जो नासिक शाखा में हुआ था और एक रुद्रदामन हुआ था। इसी रुद्रदामन की लड़ाई जो है वह सातवाहन शासक क्या नाम है उसका, वासिष्ठ पुत्र पुलमावी से भी हुई थी भिड़ंत और उसमें रुद्रदामन जीता था और ये सातवाहन शासक वासिष्ठ पुत्र पुलमावी हार गया था। ठीक है, अब एक तीसरा विदेशी वंश और आखिरी विदेशी वंश जो मौर्योत्तर काल में था और वह था इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक जिन्हें हम हिंद यूनानी भी कहते हैं या यवन भी कहते हैं, और यवनों की जो राजधानी थी वह थी साकल, और शाकल अर्थात श्यालकोट। ये श्यालकोट वर्तमान पाकिस्तान में है। ये वाला जो क्षेत्र था उसमें यवन थे। ठीक है, और शकों की 5 शाखाएं थी अलग अलग इलाकों में, छोटी छोटी, अभी अभी मैंने बताया था आपको। इंडो ग्रीक वंश में सबसे पहला शासक था डिमेट्रियस, ये संस्थापक था। और दूसरा शासक था यूक्रेटाइडिस, और यूक्रेटाइडिस के बाद में तीसरा शासक था मिनेंडर, ये आपने नाम जरूर सुना होगा। तीसरा शासक था यवन शाखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी मिनेंडर के ऊपर नागसेन की एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है जिस पर मिलिंद यानी मिनेंडर और नागसेन के बीच में आपसी वार्तालाप हुआ था, उसी को कहते हैं मिलिंद पन्हो यानी मिनेंडर के पन्ने। ठीक है, साथ ही साथ मिनेंडर एक पॉइंट में और काम आ सकता है कंपटीशन एग्जाम में। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इसी ने चलवाए थे। अब आप सोच रहे होंगे, कुछ देर पहले मैंने बताया था कि विम कैडफिसिस ने चलवाए थे। विम कैडफिसिस ने व्यापार के लिए चलवाए थे, इसने जस्ट मोमेंटो के तौर पे चलाए थे। जैसे होली दिवाली को हम लक्ष्मी जी के वगैरह मोमेंटो नहीं रखते, ठीक वैसे ही। तो इस तरह से यह जो है वह 3 विदेशी और 3 देशी राज्य थे। और ये मौर्योत्तर काल, यहां से बहुत सारे लोग स्कीप करते हैं, सीधा जंप मारते हैं, और कहीं ना कहीं वो एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए हानिकारक होता है। तो छोटे छोटे पॉइंट है, कोई विशेष देखने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिनेंडर की एक बात और, इसने बेराट पर आक्रमण भी किया था। यानी इसका मतलब यवनों का साम्राज्य जो है वह बेराट जयपुर तक चल गया था मौर्योत्तर काल में। ठीक है, तो ये थे भारत में मौर्योत्तर काल की स्थिति और मौर्योत्तर काल की बातें। ठीक है, अब हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कल, क्योंकि अब नाउ आई एम टोटली फिट, और हम आगे वाला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। और वो हमारा टॉपिक होगा, वह होगा गुप्त साम्राज्य। मौर्योत्तर काल के बाद में इन 6 वंशों के बाद में गुप्त काल की शुरुआत होती है, जो भारत का स्वर्णिम काल, गोल्डन एरा माना जाता है। वीडियो पसंद आया है, पहली बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फीडबैक देना चाहिए, आप लाइक या अनलाइक या शेयर किए बिना या कमेंट किए बिना नहीं लौटोगे। नाउ जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।